नमस्ते मुन्ना सर। तो मुन्ना जी, मैं आपको काफ़ी साल से जान रहा हूँ। करीब करीब हम 2010 से एक दूसरे को जान रहे हैं। बिल्कुल। तो मैं थोड़ा फॉर्मल थोड़ा इनफॉर्मल दोनों तरीके से हम डिस्कशन करेंगे। और आपकी जो स्किल डेवलपमेंट में अभी तक की जो जर्नी रही है उसके बारे में पहले शुरुआत करते हैं। और आपने कैसे स्किल सेतु एंड एचआर कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड फर्म को स्टार्ट किया, और स्किल डेवलपमेंट में आपकी जर्नी कैसी थी उसके बारे में थोड़ा एक बैकग्राउंड बताइए। बिल्कुल। जैसे आप हम दोनों ऑलरेडी 2010 में मिल चुके हैं, जब हम दोनों एक साथ काम करते थे। स्किल डेवलपमेंट का एक तरीके से बोल लो, ज्ञान बोल लीजिए या बोलना चाहिए अपने अंदर जिज्ञासा, वो वहीं से जागृत हो गई। क्योंकि जिस ऑर्गेनाइजेशन पे हमने और आपने एक साथ काम किया, उस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, और उस अपॉर्चुनिटी के हिसाब से हमने अपने अपने पाथ और अपने अपने करियर को रीडिफाइन किया। जी। स्किल डेवलपमेंट मेरा फोटे तो रहा है, मतलब सिंस आई आई एम वर्किंग। सो इन द ईयर 2019 मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अभी जो कर रहा हूँ या किसी के अंडर में जो काम कर रहा हूँ स्किल डेवलपमेंट, वो शायद मैं उतना ज्यादा अपने आप को यूटिलाइज नहीं कर पा रहा हूँ। कहीं ना कहीं कोई लिमिटेशन थी, चाहे वो जॉब रोल से रिलेटेड हो, चाहे वो हायरार्की से रिलेटेड हो, चाहे वो पॉलिसी से रिलेटेड हो ऑर्गेनाइजेशन की। कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन वो फील होती थी। अब मुझे हम्म। ऐसा हमेशा लगता था कि मैं अगर खुद से चाहूँ तो और बेहतर कर सकता हूँ, और अच्छे से इसमें लोगों को मदद कर सकता हूँ। क्योंकि स्किल डेवलपमेंट इज द प्लेटफॉर्म वेयर यू यू नो यू कैन मोटिवेट पीपल, यू कैन ट्रेन देम, और आप उसके बाद उनको सस्टेनेबल लाइवलीहुड की तरफ प्रेरित करते हो, किसी भी बेनिफिशियरी को। तो इन द सही है। ईयर 2019 आई हैव डिसाइडेड दिस कि अब मुझे ही कुछ करना है, एंड आई हैव स्टार्टेड दिस ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड स्किल सेतु एचआर कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड। The main objective of the organization is to provide a sustainable livelihood to the beneficiary whosoever belongs to the rural or the urban area, कि वो एक छोटा सा स्किल्स को, हुनर को अपना करके उसमें पारंगत हासिल करके वो अपने भविष्य के निर्माण को कैसे आगे बढ़ा सकता है, कैसे अपनी लाइवलीहुड की बेसिक नीड्स को वो पूरी कर सकता है। क्योंकि आज के डेट में जब हमने आज के डेट में हम देखेंगे तो एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा चैलेंज दिखता है, लेकिन एक्चुअली है नहीं। कहीं ना कहीं अच्छा। एक अवेयरनेस की कमी है, कहीं ना कहीं एक विलिंगनेस की कमी है। जो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्किल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम्स है या स्किल डेवलपमेंट जो इकोसिस्टम है, ये कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है टू मिनिमाइज द गैप बिटवीन एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। जो कैंडिडेट है, हाँ। वो कहीं ना कहीं वो अपने आप वो ये चीज को जानता ही नहीं कि मुझे करना क्या है या कैसे करना। आज मेरी कंपनी जो है 2019 से काम कर रही है, और हमने बहुत सारे फोटे पे काम किया है, बहुत सारे स्कीम्स के अंदर हमने काम किया है, हमने फी बेस्ड मॉडल पे भी काम किया है एनएसडीसी के पार्टनर रहते हुए। जहां पर बच्चा पढ़ना तो चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके पास एक चैलेंजेस होते हैं फैसिलिटी की, कहीं ना कहीं उसके पास चैलेंजेस होते हैं मॉनिटरिंग टर्म्स पे। तो ऐसे बेनिफिशियरी के लिए हम फ्री स्पॉन्सर बेस्ड प्रोग्राम्स भी हम एग्जीक्यूट करते हैं वेरियस डिपार्टमेंट के साथ एसोसिएट होके, लाइक पीएमकेवीवाई, डीडीओजीकेवाई या यूपीएसडीएम आप कह लीजिए। तो इन जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर प्रोग्राम है, ये प्लेटफॉर्म अवेलेबल करा देते हैं, एक फाइनेंशियल सपोर्ट अवेलेबल करा देता है बेनिफिशियरी को, ताकि वो अपने रुझान के हिसाब से, अपनी इनहेरेंट स्किल्स के हिसाब से वो आगे बढ़ सकता है अपने career। तो मेरी कंपनी का बेसिक यही मोटो है कि लोगों को प्रशिक्षित करना, प्रशिक्षित करके उनको इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड और नॉर्म्स के हिसाब से तैयार करना। तैयार करने के बाद, चूंकि आप और मैं हम दोनों जानते हैं कि अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं है, और फिर उनको उनके मन चाहे डोमेन पे या मन चाहे फील्ड पे उनको नौकरी उपलब्ध कराना। ये मेन मोटो है मेरी ऑर्गेनाइजेशन का, और 2019 से आज 2024 तक हम यही करते आ रहे हैं।
और आज दिनांक तक हमने लगभग लगभग 2,500 लोगों को प्रशिक्षित किया हुआ है अलग अलग स्कीम्स के अंतर्गत। और 2,500 में से मैं अगर गलत नहीं हूँ, मेरा डेटा अगर सही है, तो कम से कम 2,200 से 2,300 लोग आज भी काम कर रहे हैं। अच्छा। और आज भी वो लोग जब मुझे मैसेज करते हैं या मुझसे विशेष करते हैं, चाहे वो टीचर्स डे हो, चाहे वो मेरी फाउंडेशन डे हो, तो आई फील सो प्राउड कि हाँ, मतलब कोई तो है जो मेरे बाद या मेरे कामों को याद रखता है। नहीं तो नहीं, कहीं ना बहुत कहीं अच्छा मुझे काम। ऐसा लगता है ये सब चीज देखने के बाद कि मैंने कुछ तो उनके करियर पे या उनके लाइफ पे चेंज लाया है। ग्रेट। ग्रेट। ऐसे ऐसे और भी अच्छे अच्छे काम करते चलिए। और काफी अच्छा आपने डेटा बताया कि 2,500 स्टूडेंट को अगर आपने एक सेल्फ डिपेंडेंट बनना सिखाया, और लाइवलीहुड के लिए आपने काफी अच्छा उनके लिए हेल्प की। बहुत अच्छी बात है सर। तो इसमें एक मैंने जैसे आपको मैं हमेशा से जानता हूँ, तो उसमें एक हम्म। आपका जो फोटे है वो है डीडीयू जीकेवाई स्कीम के बारे में। तो जी बिल्कुल। डीडीयू जीकेवाई स्कीम के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताइए, ताकि क्या है कि जो लोग अभी डीडीयू जीकेवाई नहीं जानते हैं, और भविष्य में अगर उनको ऐसा कहीं अवसर मिल रहा हो कि वो डीडीयू जीकेवाई स्कीम में ज्वाइन कर सके, तो वो ज्वाइन कर ले, या ले वीडियो को देखने के बाद में। तो ऐसा पूरा डिटेल में थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल आनंद। एक्चुअली दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, इसी का ही शॉर्ट फॉर्म जो है वो डीडीयू जीकेवाई है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के थ्रू रन होती है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के कंपोनेंट होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट का स्टेक आप कह सकते हैं कि 40% स्टेक होता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का 60% स्टेक होता है, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट, इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरिंग, इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन। तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट समय समय पे आरएफपी निकालती है, जिसमें जो भी एलिजिबल ऑर्गेनाइजेशन है या बोल लीजिए ट्रेडिंग पार्टनर्स है, वो अप्लाई करते हैं और वो फिर आगे इस पे प्रोसीड करते हैं। मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू प्रोवाइड सस्टेनेबल लाइवलीहुड थ्रू द स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग टू द रूरल बेनिफिशियरी। ये सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं और युवतियों के लिए है, वो भी वो जो बीपीएल की कैटेगरी के अंदर आते हैं, जिनकी ओके। जो भी नॉर्म्स है गवर्नमेंट के करेंट नॉर्म्स के हिसाब से, उनकी आमदनी के आधार पे अगर वो बीपीएल कैटेगरी में है, बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर फॉल करते हैं, तो वो इस योजना का लाभ लेते हुए फ्री स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग का हिस्सा बन सकते हैं, और आगे जाकर के प्लेसमेंट को या लाइवलीहुड को हासिल कर सकते हैं। इसमें सारी व्यवस्थाएं जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है, जैसे उनके रहने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था, उनके पढ़ने की व्यवस्था, यहाँ तक कि पढ़ने के दौरान यूज होने वाले किताबें, पुस्तकें, किताबें, कॉपियां, उनके पेन, पेंसिल, यूनिफॉर्म, यहाँ तक कि इतने माइन्यूट सपोर्ट दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। ये सारा कुछ उनको उस ट्रेनिंग सेंटर पे मुहैया कराती है सरकार, जिसको वो फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं, और इस ट्रेनिंग को फोकस्ड वे में ग्रैस्प करके या सीख करके आगे अपने लाइवलीहुड की तरफ आगे जा सकते हैं। ठीक। तो मतलब काफी अच्छी स्कीम है, बट बहुत कम लोगों को पता है, ये बोल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि अगेन मैं जैसा बोलूंगा कि हमारा देश जो है वो 78% हिस्सा जो है हमारे देश का वो आज भी रूरल है। और हाँ। रूरल में हम देखेंगे, अगर हम एक्चुअल बेनिफिशियरी को देखेंगे, तो वो रूरल के इंटीरियर पार्ट में रहता है, जो जहां पर कभी चाहकर भी या अनजाने में शायद ये मौके या ये अवेयरनेस जो है उन तक नहीं पहुंच पाती। तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वो शहरों में उनका आना जाना होता नहीं है, उन्हें तक एक्सपोजर मिलता नहीं है, और कहीं ना कहीं रोजगार का एक अभाव रहता है गाँव के में। तो उन रोजगार के अभाव से वो बाहर निकल सकते हैं, अपने रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं उसको खुद के दम पे हासिल कर सकते हैं। ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ताकि जिसके थ्रू जो रूरल बेनिफिशियरी है, छात्र छात्राएं हैं, वो आगे आ सकते हैं। ओके। तो जब आप इसको एग्जीक्यूट कर रहे थे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में,
तो आपको मेजर चैलेंजेस क्या लगे जिसके कारण ये स्कीम में, मतलब इसको इम्प्लीमेंट करने में आपको कुछ दिक्कतें आई हो तो वो आप बताइए, और उसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है। देखिए, स्कीम को एग्जीक्यूट करने में या इम्प्लीमेंट करने में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है डिपार्टमेंट से जो लोकल अथॉरिटी है वो। ओके। इन ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस एट द बेनिफिशियरी एंड, उनको पता ही नहीं होता है कि क्या क्या बेनिफिट्स उनके लिए अवेलेबल है हम्म। बाहर। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है वाइल डूइंग द मोबिलाइजेशन एक्टिविटी, जहां हम बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, उनको काउंसिल करते हैं, उनके हुनर के हिसाब से उनको सही कोर्स या सही मार्गदर्शन उनको देते हैं। वो करने के दौरान हमें ये पता चला कि उनके पास अवेयरनेस की बहुत ज्यादा कमी है। तो एक हम्म। अवेयरनेस बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट क्रिएट करता है किसी भी ट्रेनिंग स्कीम को इनिशिएट करने के लिए। हम्म। वंस द कैंडिडेट गेट अवेयर, तो वो डेफिनेटली वो इतना, एक एडल्ट 18 साल का व्यक्ति बोल लीजिए, 18 साल का एक नौजवान बोल लीजिए, वो इतना सोच समझ रखता है कि उसको आगे करना क्या है। बस हम्म। उसको एक सही गाइडेंस की जरूरत होती है। तो वो गाइडेंस हम मोबिलाइजेशन के दौरान उनको देते हैं। एग्जीक्यूशन पे मेजरली जो फिर फर्दर जो चैलेंज आता है वो एक आता है लोगों की होम सिकनेस। अच्छा। कई बार आप ट्रेनिंग के लिए बच्चे को मोटिवेट भी कर लेते हैं, बच्चा बाहर निकल भी आता है, आपने तमाम तरह की व्यवस्थाएं करके रखी है उसके लिए, लेकिन कहीं ना कहीं उसके लिए एक छोटा सा उसके अंदर रहता है कि मैं घर से दूर हूँ। तो हम्म। उसको हम ओवरकम इसी तरीके से करते हैं, समय समय पे फ्रीक्वेंटली उनकी काउंसलिंग की जाती है। जहां पे हमें लगता है कि उसको एक पुश की जरूरत है, वो बहुत ही डीमोटिवेटेड हो गया, उसे पुश चाहिए, तो वो पुश हम्म। काउंसलिंग के थ्रू हम अवेल कराते हैं। साथ ही साथ हम उसे और एक्सपोजर देते हैं, जब वो लोगों से मिलता है, अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके से बात करता है, वो इंडस्ट्री में काम करते हुए देखता है थ्रू द ओजीटी, वो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है उसके आगे के ग्रोथ के लिए। और जब बच्चा एक बार ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद, वो एग्जाम पास करने के बाद जब वो नौकरी करने जाता है, तो वो उसके लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है। मतलब वो खुद के दम पे एक, आज बोलिए चाहे वो 10,000 रुपए कमा रहा हो या 15,000 रुपए कमा रहा हो, उसने खुद की मेहनत से वो कमाया है। कई बच्चे ऐसे हैं जो खुद कमाते हैं फिर घरों पर भेजते भी हैं। हम्म। तो इस एक्टिविटी की वजह से या इस ट्रेनिंग प्रोग्राम की बदौलत जो है बच्चे खुद की लाइवलीहुड तो अर्न कर ही रहे हैं, साथ ही साथ अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करते हैं। या अब यहाँ पर मैं ये कैटेगराइज, मतलब ये बाइफरकेट बिल्कुल नहीं करना चाहता कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियां ज्यादा करती हैं, लेकिन ये सच है कि हाँ। लड़के अगर 10% लड़के घर को सपोर्ट कर रहे होंगे, तो शायद 80% ऐसी लड़कियां हैं जो पूरे घर को चला रही होंगी इस स्कीम के। ओके, मतलब 80% बहुत बड़ा नंबर है। बिल्कुल। ओके। जो लड़कियों की मान लीजिए आप, मतलब जितनी लड़कियां अगर इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं उसमें से 80% लड़कियां जो है अपने पूरे घर को सपोर्ट करती हैं, क्योंकि एक्चुअली उनका बैकग्राउंड ही वैसा होता है, वो इतने इंटीरियर और इतने चैलेंजिंग इन्वायरमेंट से बाहर निकल के आते हैं कि उनके पास और कोई ऑप्शंस नहीं। ओके, तो जैसे अलग अलग लोकेशन से आते हैं तो उनको खाने पीने की दिक्कत नहीं होती है? क्योंकि जब आप ट्रेनिंग सेंटर में रखते हैं तो वो आप शहर का खाना देते होंगे, और वहाँ का गांव का खाना उनको नहीं मिल पाता होगा, जो साग सब्जी वगैरह वो लेते हैं। बिल्कुल अच्छा सवाल पूछा आनंद आपने। मतलब ये चैलेंज आता है कभी कभी हमारे पास। अब देखिए, एक एक प्रशिक्षण केंद्र पे मतलब लगभग 100 सवा 100 लोग पढ़ते हैं, और हम्म। 100 लोगों के अपने अपने रुझान होते हैं। तो हम इस चीज को मिटिगेट करने के लिए हम पूरी तरह से खत्म तो नहीं कर सकते, किसी की कोई लाइकनेस है, किसी को कोई डिसलाइक है, तो हम उसके लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं जहां पर बच्चे जो है अपने लीडर्स बोल लीजिए या अपने प्रेरक जो है खुद ही आइडेंटिफाई करते हैं ग्रुप ऑफ कैंडिडेट, और वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें क्या खाना चाहिए। तो उनके विल एंड मतलब उनके चाह के हिसाब से हम जो है मेनू तैयार करते हैं और फिर उनको सर्व करते हैं।
कई जगहों पर ये भी होता है कि टेस्ट का अंतर होता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं छत्तीसगढ़ में काम कर रहा हूँ और मैंने महाराष्ट्र के कुक यहाँ पे रख दिया है, तो वहाँ टेस्ट का वेरिएशन आएगा, क्योंकि महाराष्ट्रियन जो है वो थोड़ा सा तीखा पसंद करते हैं, हम्म। छत्तीसगढ़ी के लोग थोड़ा सा चटपटा खट्टा पसंद करते हैं। तो यहाँ हम्म। पर एक चेंज ऑफ टेस्ट आता है। तो उस केस में हम ये कोशिश करते हैं कि जो लोकल कुक है या जो लोकल हलवाई है उसके थ्रू हम उसको मील प्रिपेयर करें, और ताकि उसको जो टेस्ट है वो उसके घर का ही मिले। ओके, मतलब थोड़ा सा मिलता जुलता अगर खाना मिलेगा तो अच्छा लगेगा। बिल्कुल। अच्छा। तो जैसे रेसिडेंशियल ट्रेनिंग में ऐसा होता है, मतलब कोई दिक्कत आती है क्या कि कुछ बच्चे लोग वापस चले गए, तो मतलब किसी भी कारण से हो सकता है कि वो खाना ना पसंद आए, या फिर रहने में मजा नहीं आ रहा हो, या फिर ट्रेनिंग में कोई दिक्कत आ रही हो, तो उस केस में फिर जो बच्चे चले जाते हैं उनको कैसे आप वापस लाने के लिए कोशिश करते हैं, या फिर क्या करते हैं उसके लिए? देखिए, प्रशिक्षण के दौरान जैसे मैंने पहले ही बताया कि ये बच्चे चूंकि इंटीरियर पार्ट से आते हैं, तो इनमें होम सिकनेस थोड़ा सा रहता है। मतलब इनको घर की याद आती है ऑब्वियसली। चाहे हम और आप भी होते उस एज ग्रुप पे, तो शायद हम भी अगर घर से दूर पढ़ाई कर रहे होते तो हमें भी थोड़ा सा लगता है कि घर के पास पास रहे। हम्म। तो ये एक चैलेंज तो आता है। तो जैसे हम समय समय पे हमारे हर ट्रेनिंग सेंटर पे काउंसलर अवेलेबल होती हैं, ट्रेनिंग मैनेजर जो रहता है वो अवेलेबल होता है, साथ ही साथ वार्डन अवेलेबल होती हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग क्लोजली मॉनिटर करते हैं हर कैंडिडेट की एक्टिविटीज को या हर कैंडिडेट के थॉट प्रोसेस को। डेली इंटरेक्शन कोशिश रहती है कि कम से कम 10-10 कैंडिडेट से होता रहे, ताकि उनका एक कनेक्ट बना रहे। और कहीं भी ऐसा लगता है कि होम सिकनेस, मतलब घर की बहुत याद आ रही है, मम्मी पिताजी की याद आती है, तो हम सबसे पहले तो यही करते हैं कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग हम अरेंज करते हैं, जहां पर हम खुद के पैसे से ट्रैवल अरेंज करते हैं उनके माता पिता के लिए। वो आते हैं गांव से, आकर के अपने बच्चे से मिलते हैं, बच्चे के साथ समय बिताते हैं, चाहे वो दिन हम्म। भर रहें। सुबह से शाम तक वो बच्चों के साथ रहते हैं, बच्चों को भी अच्छा लगता है, माता पिता को भी अच्छा लगता है, और फिर उन वो चले जाते हैं। तो ये एक्टिविटी के थ्रू कई कैंडिडेट जो है वो वापस से मोटिवेट हो जाते हैं, कि उनको मालूम चल जाता है मेरा उद्देश्य क्या है यहाँ आने का। फिर वो आगे कंटिन्यू करते हैं। नो डाउट कोई ऐसे बच्चे होते हैं हर ग्रुप में, 2 या 3 बच्चे जो बहुत ही ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं या बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, तो वो अपने घरों के वापस चले जाते हैं। फिर भी हम कोशिश करते हैं थ्रू द होम विजिट और उनकी री करते हैं कि वो जिस अपॉर्चुनिटी को उन्होंने ग्रैब किया है या जिस अपॉर्चुनिटी की तरफ वो आगे आए हैं, उसको कंप्लीट करके घर के लिए एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड तैयार कर सके, और एक एग्जाम्पल बन सके अपने परिवार के लिए कि उन्होंने जो सेक्रीफाइस किया उससे कितना फायदा हुआ। ओके, जैसे अभी तक के तो ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है इसको स्पॉन्सर कर रहा है या तो स्टेट गवर्नमेंट या तो सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या बिल्कुल। क्या इस तरह की रेसिडेंशियल ट्रेनिंग जो कभी आपको ऐसा लगता है कि आगे आने वाले फ्यूचर में भी 5 साल 10 साल में ऐसा हो कि स्टूडेंट खुद पेमेंट करके इस तरह की ट्रेनिंग प्रोग्राम को, 6 महीने 8 महीने की ट्रेनिंग को अटेंड कर पाए? ऐसा लगता है फ्यूचर में, 5 साल या आगे के किसी समय में? देखिए, आनंद, मैं इसमें यही कहना चाहूंगा, ये टोटली डिपेंड करता है बेनिफिशियरी पे। अगर मेरा टारगेट ऑडियंस या गवर्नमेंट का जो मेन उपभोक्ता है इस स्कीम का या किसी भी स्कीम का, वो अगर पेइंग कैपेसिटी रखता है, क्योंकि हम कितनी भी बातें कर ले डिजिटाइजेशन की, कितनी भी बातें कर ले डेवलपमेंट की, ग्रोथ की, लेकिन अभी भी हम डेवलपिंग हैं। आज भी गांव में सड़कों की कमी है, आज भी गांव में रोजगार की कमी है। तो और जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से फाइनेंशियल सपोर्ट देना उस पर्टिकुलर बेनिफिशियरी को बहुत जरूरी है। मैं बिल्कुल इस चीज से मना नहीं करूंगा कि आने वाले 10 सालों में जिस तरीके से हमारा देश इवॉल्व हो रहा है और हर फोल्ड पे काम कर रहा है, हो सकता है कि आने वाले 10 सालों के बाद गांव का जो बच्चा है वो खुद इतना सक्षम हो जाए कि वो अपने फीस पे करके खुद पढ़ाई कर ले। इसके अलावा जैसे शहरों की बात करूं, अगर शहरों में के बेनिफिशियरी की हम बात करें, तो बिल्कुल सही है आनंद कि एक तरीके से हम ये भी कहते हैं ना कि जब तक आपका 1 रुपए भी कहीं इन्वेस्ट नहीं हुआ है तो आपको उसकी इम्पोर्टेंस क्रिएट नहीं होती।
हम्म। तो ये तो एक रहता है। तो शहरों में जैसे रेसिडेंशियल ट्रेनिंग की अगर हम प्रोग्राम करें, बात करें कि शहरों के बच्चों को हम रेसिडेंशियल ट्रेनिंग पे हम डालें, तो हम्म। वो एक बहुत चैलेंजिंग होता है। नाउ इट इज चैलेंजिंग एंड नियर फ्यूचर इट इज ऑल्सो भी चैलेंजिंग। तो वो फिजिबिलिटी वहां पे नहीं आती, क्योंकि बच्चे का कहीं ना कहीं ये रहता है कि एक तरीके से मेरे तो पैसे लगे नहीं है, तो मुझे उसकी इम्पोर्टेंस उसके पास होती नहीं है। हाँ। फॉर द लेकिन अगर कैटेगरी बेस हम देखें, रूरल बेनिफिशियरी के लिए देखें, तो उनके लिए तब तक जब तक कि हमारे हम लोग डेवलपिंग से डेवलप नहीं हो जाते, तब तक तो ये फाइनेंशियल सपोर्ट हमें देना होगा। ओके। ओके, जैसे अब ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद में ये इनको आप प्लेस करते हैं, कहीं ना कहीं इनकी जॉब लगाते हैं, जी तो जनरली इनकी जॉब हो सकता है कि सेम स्टेट में लग जाए, और हो सकता है कई बार आप बाहर के स्टेट में लगाते हैं। बिल्कुल। तो जॉब में उनको कोई दिक्कत तो नहीं आती है, या फिर क्या दिक्कत आती है, या सब कुछ स्मूथली चलता रहता है? देखिए, जॉब तो जहां जहां बच्चे की, मतलब एक तरीके से मैं ये बोलूँ जॉब के लिए, तो हम उसमें जब हम काउंसलिंग करते हैं तो हम बच्चे को पहले नीड आइडेंटिफाई कराते हैं कि तुम्हें चाहिए क्या, व्हाट यू हम्म। वांट। हम्म। क्या तुम ये चाहते हो कि तुम 5,000 की तनख्वाह कमाओ और उसके बाद अपने घर को सपोर्ट करो? 99% बच्चे बोलते बिल्कुल नहीं। हम्म। तो तुम्हें कितनी तनख्वाह चाहिए? तो ऑब्वियसली हर बच्चे का एक रहता है कि मुझे स्टार्टिंग कम से कम 10,000 तो मिले। तो हम्म। वहां से हम उनको आइडेंटिफाई करते हो, बाइफरकेट करते हैं कि इफ यू विश टू गेट द 10,000 रुपीज इन अ मंथ टेक हम्म। होम, तो यू हैव टू मूव आउट फ्रॉम योर स्टेट। तो कहीं ना कहीं आउटसाइड स्टेट में बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, अपॉर्चुनिटीज होती हैं। उस हिसाब से हम बच्चों को प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि वो आउटसाइड स्टेट जाए। रही बात वहां पर रिटेन करने की या वहां पर वर्किंग कल्चर की, नाउअडेज हर कंपनियां जो है उनका एक डेडिकेटेड सेपरेट हॉस्टल फैसिलिटी होता है, जहां पर हम्म। बच्चा रह सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा उनको एक मील भी अवेलेबल कराई जाती है ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा अपने प्रेमाइस पे, और हम्म। जो एक बहुत ही चीपेस्ट प्राइस पे होती है। तो हम्म। रहना और खाना कहीं भी दिक्कत नहीं होता बच्चों के लिए। अगर कहीं पे जैसे अगर हम बात करें कि नॉर्थ, मतलब एक उत्तराखंड का बच्चा जो है वो साउथ में गया हुआ है, चेन्नई पे, तो वहां पर उसके टेस्ट बर्ड जो है वो चेंज होंगे। उसकी जो मील वहां मिल रहा है वो साउथ इंडियन स्टाइल पे मिल रहा है, तो वो थोड़ा सा एक अटपटा लगेगा। इसके लिए भी हम ये कोशिश करते हैं कि वो भी चैलेंजेस ना आए। तो अगर बच्चे का काउंट मिनिमम 50 या 56 के 50 और उससे ऊपर है, तो हम उस केस में लोकल कुक, जैसे मान लीजिए उत्तराखंड की मैंने एग्जांपल दिया, तो उत्तराखंड से हम कुक जो है वहां पर अवेलेबल करा देते हैं, जो उनके लिए खाना बनाता है और उनके टेस्ट के हिसाब से। तो ये तो इस ये कुक कहीं का ना कहीं जो है ये हेल्प करता है हमें कैंडिडेट के रिटेंशन पे। नॉट ओनली ये तो हमारा एफर्ट है। इसके अलावा सरकार भी आज के समय पे लगभग हर स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसे ऐसे जो इंडस्ट्री हब है, जैसे चेन्नई की बात कर ले, अहमदाबाद की बात कर ले या रेवाड़ी की बात कर ले, वहां पर अपने अपने माइग्रेशन सेंटर उन्होंने बनाए हुए। तो अच्छा। माइग्रेशन सेंटर का काम ही ये होता है कि वो लोकल जो भी उनके पर्टिकुलर स्टेट से आया है कैंडिडेट, उसकी जानकारी उनके पास होती है। वो कैंडिडेट कभी भी चाहे वहां पे जा करके अपने टेस्ट के हिसाब से मील ले सकता है चीप कॉस्ट पे। और कोई भी लोकल सपोर्ट चाहिए, किसी को भी किसी भी तरह की परेशानी हो रही है, वो वहां पर अप्रोच कर सकता है और वहां से एक सपोर्ट ले सकता है। ओके, तो ये सभी स्टेट का सभी जगहों पे है, या फिर कुछ जगहों पे ही ये अभी अवेलेबल है? जैसे अब इंडस्ट्री हब, हमारे देश की जो इंडस्ट्री हब है, जैसे मैंने बताया कि बैंगलोर हो गया, चेन्नई होंगे, अहमदाबाद हो गई, रेवाड़ी हाँ। हो गया, इन जगहों पर लगभग लगभग सारे प्रदेशों के माइग्रेशन सेंटर हैं। अच्छा। जी, ओके। क्योंकि ये इंडस्ट्री हब है हमारे देश के। जो भी हम्म। मैन एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है वो इन्हीं लोकेशंस के आसपास हो। तो छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई इंडस्ट्री हब या ऐसा कोई चीज नहीं है जहाँ पे हम बाहर के बच्चों को भी यहाँ पे प्लेसमेंट करवा सके, या यहीं के छत्तीसगढ़ के ही बच्चों को छत्तीसगढ़ में ही कहीं प्लेस करवा सके?
नहीं, बिल्कुल है आनंद। देखिए देखिए, छत्तीसगढ़ में अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है, लेकिन अगेन वही है कि छत्तीसगढ़ में अभी भी पे आउट जो है वो बहुत ही कम है, जो अच्छा। कहीं ना कहीं एक लाइफस्टाइल को एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट देता है। हम्म। तो छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटी नहीं है, छत्तीसगढ़ में अच्छे अच्छे होटल्स हैं, छत्तीसगढ़ में अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, छत्तीसगढ़ में अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं। हम्म। स्पंज आयरन की यूनिट है छत्तीसगढ़ के अंदर, मतलब हमारा प्रदेश जो है वो स्पंज आयरन में टॉप मोस्ट है। तो ऐसा नहीं कि अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन अगेन वही कि यहाँ का जो पे बैंड है वो एज कंपेटिटिव टू अदर स्टेट वो थोड़ा सा कम है। तो व्हेन यू हैव अ सर्टेन अपॉर्चुनिटी एंड यू आर कंपेयरिंग बोथ ऑफ देम, तो वहां पर आपका प्रीफरेंस उसी तरफ चले जाता है कि मैं छत्तीसगढ़ से बाहर जाऊं। ओके। तो क्या किया जाए जिससे छत्तीसगढ़ में लोग आने की इच्छा रखे, या यहाँ पर पे बैंड कैसे बढ़ाया जा सकता है? कोई ऐसी एक आइडिया बता दो। हालांकि हम उस पर बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, बट फिर भी अगर इंडस्ट्री हमें सुन देखिए रही है ये तो तो हम ये तो कुछ आइडिया दे सके। देखिए ये तो जो है ये गवर्नमेंट का ही लुकआउट है, मतलब गवर्नमेंट चाहे तो वो सारा कुछ कर सकती है। तो वैसे भी छत्तीसगढ़ के लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो बहुत कम है, मतलब इन कंपैरिजन। तो अगर आप मेट्रो की बात करो, तो अगर वहां पे कोई व्यक्ति महीने का अपने जरूरी खर्चे को 10,000 रुपए में कर सकता है, होते हैं, तो वही छत्तीसगढ़ के सबसे महंगे शहर, जैसे हम रायपुर की बात करें, तो रायपुर में वही व्यक्ति वो 5,000 रुपए में लाइफस्टाइल जी सकता है। तो कंपैरेटिवली यहाँ पर महंगाई कम है, अवेलेबिलिटी अच्छी है रिसोर्सेज की, तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ा सा कम है एज कम्पेयर टू अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। तो इसलिए भी शायद गवर्नमेंट के हिसाब से ये ठीक एक बेंचमार्क है, या ठीक ही यू नो द पे आउट है करंट सिचुएशन और सिनेरियो को देखते हुए, क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज की कमी नहीं है छत्तीसगढ़। ओके। तो तो जो स्टेट है छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में अभी काफी सारे स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव चल रहे हैं। तो जी। और आप तो बहुत अलग अलग स्टेट में भी काम कर रहे हो, जैसे महाराष्ट्र है, रेवाड़ी आपने बताया, हरियाणा है, गुजरात है, आप अलग अलग जगह पे कर रहे हो। तो आपको क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ स्टेट में ऐसा क्या और किया जाए जो अदर स्टेट कर रहे हैं, जिससे कि छत्तीसगढ़ में स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटीज जो है वो और ज्यादा अच्छे से निकल के आए, और जो यहाँ के बेनिफिशियरीज हैं उनको और ज्यादा फायदा मिल सके? आनंद, आपने ऐसा सवाल पूछ लिया है, मतलब इसमें ये है कि कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार को इस तरफ अपना ध्यान आकर्षित करना होगा और इसका संज्ञान लेना होगा कि कहीं ना कहीं वो जो रोजगार है या एम्प्लॉयमेंट है वो थ्रू द स्किल डेवलपमेंट उनको प्रोवाइड करना ही पड़ेगा फर्स्ट। ओके। क्योंकि जब तक आपका ध्येय जो है वो उस तरफ नहीं होगा, यू आर नॉट गोइंग टू प्रिपेयर सम काइंड ऑफ platform or the engagement where the beneficiary get themselves improve their skills and get the sustainable livelihood। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज रहा है छत्तीसगढ़ में पिछले, अगर मैं बात करूं पिछले 6 सालों से, तो नो डाउट सरकार उस तरफ काम कर रही है, वो धीरे धीरे उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही है, और आने वाले समय पे हो सकता है कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म और अपॉर्चुनिटी सरकार जो है वो यहाँ के छात्र छात्राओं को अवेलेबल कर रही है। ओके। तो वैसे एक और चीज है कि अभी तक के जो हमने देखा है कि वोकेशनल ट्रेनिंग जो है, जो स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड ट्रेनिंग है, वो गवर्नमेंट की तरफ से ज्यादा पुश है एज कम्पेयर टू जो कैंडिडेट है। कैंडिडेट खुद से नहीं लेना चाहता है, वो गवर्नमेंट पुश कर रही है कि आप लो 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 करके। तो ऐसा क्यों हो रहा है? और दूसरा, अगर स्टूडेंट खुद से अगर स्किल डेवलपमेंट खुद का करना चाहे, और ऐसा अगर एनवायरनमेंट लोगों को मिले, तो ज्यादा अच्छा होगा एज कम्पेयर टू जो अभी गवर्नमेंट का पुश ज्यादा चल रहा है। तो हम कैसे कैंडिडेट्स को एनकरेज कर सकते हैं कि वो खुद से स्किल डेवलपमेंट खुद का करवाने के लिए या करने का इच्छा रखे, या ऐसा कुछ करे? तो
बताओ। इसके इसके लिए आनंद, यही है कि देखिए कि कोई भी बेनिफिशियरी है या कोई भी कैंडिडेट है, जब वो स्कूल पे होता है वहां हम्म। पे ही उसके थॉट प्रोसेस में उसके सामने ये सिनेरियो रखा जाए कि आगे आने वाली जो अपॉर्चुनिटी है इट इज टोटली स्किल बेस्ड। वो आज ट्रेडिशनल एजुकेशन का जमाना खत्म हो चुका। आप सिंपल बी कॉम कर लीजिए, एम कॉम कर लीजिए, उसके बाद यू आर नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ जॉब अनटिल और अनलेस यू हैव अ रिक्वायर्ड प्री रिक्विजिट द स्किल्स लाइक आपको बात टैली आती है, आपको जीएसटी के नॉलेज है, आप हम्म। अकाउंटेंसी में बहुत अच्छा मतलब ऑडिट वगैरह पे आप कुछ कर सकते हैं। जब तक आपके पास हैंड्स ऑन एक्सपर्टीज नहीं है, नोबडी इज गोइंग टू टेक यू। तो ये ओके। हमें 11th से ही बच्चों को ये माइंडसेट बनाना पड़ेगा। इफ यू विश टू एक्सेल इन योर करियर और यू विश टू गेट द जॉब इन नियर फ्यूचर, देन यू हैव टू improve योर स्किल्स। ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हैव सर्टेन स्किल्स। आज मेरे अंदर कुछ है, आपके अंदर कुछ है। हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ एक क्षमता होती है, एक कार्य करने की इच्छा होती है। तो वो जब उस अपने कार्य क्षेत्र को अपने हुनर के साथ कनेक्ट कर लेगा, तो उसको फिर सक्सेस होने से या एक्सेल करने से कोई नहीं रोक पाए। तो ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये जब बच्चा 11th 10th क्रॉस करके 11th में गया, वहां से ही बच्चे के को ये अवेयर कराना चाहिए और उसके माइंड पे ये चीजें डालनी चाहिए, जो कहीं ना कहीं फिर 12th के बाद बच्चे को खुद ब खुद मोटिवेट करेगा कि अगर उसे अकाउंटिंग के फील्ड में जाना है या वो किसी कंपनी में अकाउंटेंट बनना चाहता है, तो ही मस्ट acquire skills like tally, GST and SAP like this. ओके, मतलब अवेयरनेस अभी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा अगर फ्यूचर में स्किल डेवलपमेंट या स्किल रिलेटेड Actually, एक्टिविटीज बढ़ानी है तो। ओके। actually. चलो, मुन्ना जी, आपसे बात करके काफी अच्छी सारी जानकारी मिली है। मेरे को ऐसा लगता है ये वीडियो देख के काफी सारे पेरेंट्स और काफी सारे स्टूडेंट्स को भी डीडीयू जीकेवाई और अदर स्कीम्स के बारे में भी, स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटीज के बारे में पता चलेगा। और मैं कोशिश करूंगा कि आपसे समय समय पे बात करते रहें, अलग अलग विषय पे, सो दैट अलग अलग विषय पे बाकी स्टूडेंट्स को ये सारी जानकारी मिलती रहे। ठीक। बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू मुन्ना जी।